भाग तक की अपने चर्चा किए थे कि इसके मस्तिष्क के 3 भाग हैं। ये यहाँ तक अपने ने चर्चा किया था, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अब चलिए आगे अपने ध्यान देते हैं कि अनुमस्तिष्क। अनु यानी होता है पीछे, अनु यानी है तब पीछे, तो अनुमस्तिष्क यानी मस्तिष्क के पृष्ठ भाग में बराबर शरीर के संस्थित तथा संतुलन बनाना। इसके शरीर को संस्थित यानी स्थिर बनाना तथा संतुलन बनाना और ऐच्छिक क्रियाओं को उठाना है। ये अनुमस्तिष्क का कार्य है। शरीर को स्थिर रखता है और उनका संतुलन बनाता है और ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मेडुला अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करता है, जैसे रक्तचाप और वमन। वमन यानी उल्टी होता है। अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करता है, जैसे रक्तचाप और वमन। पांस अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन क्रिया का नियंत्रण करता है। तो ये कुछ मस्तिष्क के भाग हुए जो आगे हमने पहले अगर पिछले वीडियो में देखा था। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अब यहाँ पर अनुमस्तिष्क, मेडुला, पॉन्स। अब इसके बाद जो है यह चित्र में आप ध्यान दीजिए, ये आपको चित्र है। तो चित्र में यहाँ पर ये मस्तिष्क के भाग बनाए हैं, आपको चित्र में बनाना भी है। तो ये मध्य मस्तिष्क, ये वाला भाग, ये आपका मध्य मस्तिष्क का भाग है। ये आपके इसके बाद ये खोपड़ी है, ये हाइपोथैलेमस है। यहाँ से यहाँ तक ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। और फिर इधर आपके जो है इधर ये वाला भाग पांस और मेडुला है। यहाँ से मेरुला जो मेरुदंड में चला जाता है, ये अनुमस्तिष्क है। ये हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथियाँ हैं, ये आपका पश्च मस्तिष्क है। तो इस प्रकार ये आपके मस्तिष्क के अलग अलग भाग हैं। अब जो हमारा मस्तिष्क होता है, इसकी सुरक्षा कैसे होती है? मतलब मस्तिष्क जो है एक बहुत ही कोमल और नाजुक अंग है, तो इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। इसकी सुरक्षा के लिए अलग अलग है, जिसकी हम चर्चा भी करते हैं। तो सबसे पहले मस्तिष्क, यह मस्तिष्क जो होता है हमारा, यह जो है यह मस्तिष्क जो है यह हड्डियों के एक बॉक्स में अवस्थित होता है, यानी खोपड़ी जिसको हम कहते हैं। तो सर के अंदर जो खोपड़ी ऊपर हड्डी का पूरा भाग है, इसके अंदर मस्तिष्क होता है, जो प्रघात और शोषक का कार्य करता है। अर्थात इसके ऊपर यदि कोई भी प्रकार का चोट लगती है, वह मस्तिष्क को न लगकर खोपड़ी के ऊपर, जो खोपड़ी का हड्डी है, इसके ऊपर लगती है और इससे क्या होता है कि सुरक्षित होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक मेरुजल प्रकार का होता है, द्रव पदार्थ होता है। तो वह जो धक्का लगता है वह द्रव पदार्थ पर ही लगता है और मस्तिष्क सुरक्षित होता है। मतलब खोपड़ी और मस्तिष्क के बीच में द्रव पदार्थ जैसा होता है, जो क्या करता है कि आघात को, चोट को सहन करता है। पहले तो मैं खोपड़ी सहन कर लेती है, खोपड़ी के बाद जो भी आघात होता है तो बीच में जो द्रव पदार्थ होता है, तो वह द्रव पदार्थ जो होता है उसको सहन करता है। मेरुरज जो हमारे मेरुदंड में होता है, मेरुरज की सुरक्षा कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी करती है। बराबर, मेरुरज की सुरक्षा कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी करती है। अब यह तो हुआ कि मस्तिष्क और जो मेरुरज है इनकी सुरक्षा कहाँ होती है। तो मस्तिष्क जो होता है हड्डियों के बॉक्स में, मतलब हम कह सकते हैं खोपड़ी जिसको हम कहते हैं, खोपड़ी के अंदर होता है और उसके अंदर स्थित होता है। और यह प्रघात और शोषक का कार्य करता है, जिससे इसमें चोट लगे या कोई घाव लगे तो यह इसके अंदर जो बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारा, यानी तरल पूरित गुब्बारा मतलब चारों तरफ इसके अंदर जल होता है, पानी जैसा पदार्थ होता है, द्रव पदार्थ होता है। तरल यानी द्रव पदार्थ होता है, जैसे गुब्बारे के जैसे होता है। आप दबाएंगे तो गुब्बारा दबेगा, अंदर की वस्तु को कोई आघात लगेगा नहीं। इसी प्रकार मस्तिष्क को होता है। अब तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के बीच समन्वय, जैसे पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक। तो ज्ञानेंद्रिय यानी जिनके ऊपर हमको ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे आँख है, कान है, त्वचा है, नाक है, इनसे विभिन्न प्रकार के संवेदी अंग होते हैं जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब संवेदी तंत्रिका है, यहाँ से यह ज्ञान तंत्र है जो
यह चलिए रहा ज्ञानेंद्रिय है, उसकी संवेदी तंत्र का है। यह संवेदी ज्ञानी तंत्र से कोई भी संवेदना है संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्राप्त होता है, जो सूचना प्राप्त और संबंध संसाधित करना, निर्णय करना और अनुक्रिया उत्पन्न करना। ध्यान दीजिए, जैसे कोई भी का है सूचना, आँख, कान, नाक, त्वचा जो ज्ञानेंद्रिय है उनके द्वारा संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पहुंचा। फिर से ध्यान दीजिए, ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से यह सूचना हमको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम यानी मस्तिष्क तक पहुंचती है। अब मस्तिष्क क्या करता है? सूचना को प्राप्त करता है और संसाधित करना, मतलब उसको समझता है, सूचना प्राप्त कर उस सूचना को समझता है, क्या करना है, निर्णय करता है कि भाई इसकी क्या करना है, और इसके बाद अनुक्रिया मतलब निर्णय के बाद अनु यानी बाद में वह क्रिया करता है। ख्याल आ गया? तो ज्ञानेंद्रिय के द्वारा ये जो ज्ञानेंद्रिय के द्वारा कोई भी सूचना कहाँ आई? केंद्र का तंत्र पर आई। केंद्र का तंत्र क्या करता है? वो सूचना को प्राप्त करता है, संसाधित करता है यानी उसको समझता है, फिर तीसरा स्टेप उस पर निर्णय करता है और निर्णय के पश्चात अनुक्रिया करता है यानी उसके बाद क्रिया करता है। जैसे कोई भी सूचना जाती है, जैसे मान लीजिए गर्म वस्तु पर हाथ पड़ा, या हमको चलना है, या हमको लिखना है, या हमें सोचना है, या हमें नृत्य करना है, कोई भी कार्य करना है, तो यह सूचना ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से पहले तंत्रिका तंत्र जाएगी। तंत्रिका उस सूचना को प्राप्त करेगा, उसको संसाधित करेगा, उसको समझेगा और फिर निर्णय करेगा कि ये क्रिया हमको करना है कि नहीं करना है। उसके पश्चात वो अपनी अनुक्रिया करेगा। यदि निर्णय करना है कि हमको भाई करना है ये क्रिया, यदि हमको, तो वह क्रिया को करेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा। अब इसके बाद अब यह प्रेरक तंत्रिका के द्वारा यह जो हमने निर्णय लिया कि चलिए ये क्रिया की अनुक्रिया करनी, तो वह प्रेरक पेशी उत्तक के द्वारा जो प्रेरक तंत्रिकाएं हैं उनके माध्यम से पेशी उत्तक से यह जो होती है सूचना जो है हमारी, ये यहाँ पर पेशी संकुचन के द्वारा अनुक्रिया होती है। यह एक मार्ग हुआ। फिर से ध्यान दें कि यह ज्ञानेंद्रिय जो है, ज्ञानेंद्रिय के द्वारा कोई भी सूचनाएं संवेदी तंत्रिका के माध्यम से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक आती हैं, वहाँ सूचना प्राप्त होती है, उसका समझा जाता है, निर्णय किया जाता है और उसके पश्चात अनुक्रिया उत्पन्न होती है। उद्दीपन यहाँ होता है, अनुक्रिया उत्पन्न होती है जो प्रेरक तंत्रिकाओं के माध्यम से भी पेशी उत्तक द्वारा पहुँचती है और पेशी उसके अनुसार अनुक्रिया करती है, संकुचन करती है, अनुक्रिया करती है। अब विद्युत संकेत तथा तंत्रिका तंत्र की सीमाएं, चलिए ध्यान दीजिए। विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो चलिए ध्यान दें फिर से पहला मुद्दा, विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं। तो विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हैं। मतलब कि यह विद्युत संवेग जो हमने पहला पढ़ा कि बीच में ऋण स्नेप्स होता है, बराबर, उनके माध्यम से तंत्रिका कोशिका के माध्यम से जो होती हैं यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती हैं। तो विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकती है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हैं, अर्थात जो नहीं जुड़ी हैं वहां तक ये सूचनाएं पहुंच सकती नहीं हैं। दूसरा, एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया उत्पन्न आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू रूप से करने में समय लेती है। चलिए ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है? एक बार विद्युत आवेग यदि उत्पन्न हो गया तो उसके बाद कोशिका नया आवेग तुरंत नहीं करेगी, नया आवेग तुरंत उत्पन्न नहीं करती है, उससे पहले अपने कार्य विधि सुचारू करने के लिए समय लेती है, अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती है। ध्यान दें, मुद्दा ध्यान देने योग्य है कि एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्य विधि सुचारू करने के लिए समय लेती है। मतलब जो उसने पहले सूचना दी गई है उसको वो पहले देखती है कि यह सूचना जो हमने दी है
वह का सूचना सुचारू रूप से यानी अच्छी तरह से कार्यान्वयन हुआ है कि नहीं, उसका कार्य हुआ है या नहीं। यानी पहली सूचना के कार्यान्वयन होने के बाद, मतलब कार्य होने के बाद ही वह क्या करती है, दूसरी सूचना देती है। अतः कह सकते हैं कि लगातार कोशिका आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती है। पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, ये जान लें, पौधों के अंदर कोई भी तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। अब आता है रासायनिक संचरण, इसकी बाद में अपना चर्चा करते हैं, बड़ा वीडियो हो जाएगा। अभी आप